विस्तार से। नई संसद भवन के उद्घाटन पर सियासी संग्राम जारी है। विपक्ष के बहिष्कार के बीच छत्तीसगढ़ में भी सियासत गर्म है। बीजेपी ने पूछा है कि अगर कांग्रेस राष्ट्रपति से उद्घाटन ना कराए जाने पर आपत्ति जाहिर कर रही है तो विधानसभा के शिलान्यास के मौके पर राज्यपाल को आमंत्रित क्यों नहीं किया गया। देखिए रिपोर्ट। पहली बात तो इसके जो प्रवक्ता है श्रीवास जी, उसका ट्वीट में देख रहा था, विधानसभा का उद्घाटन किया गया, शिलान्यास किए भाई, उद्घाटन नहीं किया। पहली बात तो ये धर्मलाल कौशिक जी तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष, तो शिला पट्टिका में नाम भी है, मंच में भी थे, उसको भाषण भी दिलवाए, तो उसकी उपस्थिति थी और उसकी सहमति से बनी। यहां तो विपक्ष को पूछना ही नहीं है, दिल्ली में दिक्कत यह है। सीएम भूपेश बघेल बीजेपी के आरोपों का जवाब दे रहे हैं। नई संसद भवन के उद्घाटन पर छिड़े घमासान के बीच छत्तीसगढ़ बीजेपी ने कांग्रेस से पूछा है कि प्रदेश में विधानसभा भवन के शिलान्यास के मौके पर राज्यपाल को क्यों नहीं बुलाया गया था। विपक्षी पार्टियां राष्ट्रपति से संसद भवन के उद्घाटन न कराए जाने से नाराज हैं और उद्घाटन कार्यक्रम के बहिष्कार का ऐलान किया है। इस बवाल के बीच छत्तीसगढ़ में भी सियासत गर्म हो गई है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस को छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन के शिलान्यास की याद दिलाई। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि विधानसभा का शिलान्यास 2020 में हुआ था। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी वर्चुअली जुड़े थे, लेकिन उस कार्यक्रम में तत्कालीन राज्यपाल अनुसुईया उइके को नहीं बुलाया गया था। धर्मलाल कौशिक ने पूछा है कि कांग्रेस जब खुद राज्यपाल को नहीं बुलाती तो जब पीएम मोदी संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं तो किस आधार पर इसका विरोध कर रही है कांग्रेस। आज जब पार्लियामेंट की बारी आ रही है कि प्रधानमंत्री जी उसका लोकार्पण करेंगे तो कांग्रेसी उसका विरोध कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेसी किस मुंह से विरोध कर रहे हैं? क्या नैतिक रूप से उनको विरोध करने का अधिकार है? और यदि नैतिक रूप से विरोध करने का अधिकार है तो क्या छत्तीसगढ़ विधानसभा के भूमि पूजन में राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके को बुलाया जाना उचित नहीं था? ये दोहरी राजनीति नहीं चलेगी। छत्तीसगढ़ के साथ ही देश भर में बीजेपी नेता कांग्रेस को उन शिलान्यासों, भूमि पूजनों की याद दिला रहे हैं जिनमें राज्यपालों को आमंत्रित नहीं किया गया। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी ट्वीट कर ये मुद्दा उठाया। उन्होंने 2014 में असम और झारखंड में विधानसभा भवनों के शिलान्यास की याद दिलाई जिनमें राज्यपाल को आमंत्रित नहीं किया गया था। इसी तरह 2018 में आंध्र प्रदेश में भी बिना राज्यपाल के बुलाए गए असेंबली का शिलान्यास कर दिया गया। 2023 में तेलंगाना असेंबली के उद्घाटन के मौके पर भी राज्यपाल को नहीं बुलाया गया। इससे पहले भी ऐसे कई मौके रहे हैं। 1987 तत्कालीन पीएम राजीव गांधी ने संसद भवन में एक पुस्तकालय का उद्घाटन किया। 2010 मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी और तमिलनाडु के सीएम ने नए विधानसभा परिसर का उद्घाटन किया। 2011 पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने मणिपुर में नए विधानसभा परिसर का उद्घाटन किया। 2018 आंध्र प्रदेश में बिना राज्यपाल को बुलाए असेंबली का शिलान्यास हो गया। 2019 बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने विधानसभा के नए केंद्रीय कक्ष का उद्घाटन किया। 2020 सोनिया गांधी ने छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन का शिलान्यास किया। 2023 तेलंगाना असेंबली के उद्घाटन के मौके पर राज्यपाल को नहीं बुलाया गया। राष्ट्रपति या राज्यपाल को बिना बुलाए विधानसभा सहित इन महत्वपूर्ण भवनों का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन करने वालों में कांग्रेस और विपक्ष के वो नेता हैं जो संसद भवन के उद्घाटन में राष्ट्रपति को न बुलाए जाने पर आपत्ति जाहिर कर रहे हैं और बहिष्कार कर रहे हैं। बीजेपी इसे लेकर सवाल उठा रही है, विपक्ष पर पक्षपातपूर्ण राजनीति का आरोप लगा रही है और अब छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी विधानसभा के शिलान्यास के मौके पर राज्यपाल को आमंत्रित न किए जाने पर कांग्रेस को घेर रही है। हालांकि कांग्रेस ने इस पर सफाई दी है। कांग्रेस ने कहा है कि विधानसभा के शिलान्यास में राज्यपाल को आमंत्रित किया गया था, लेकिन राज्यपाल व्यस्तता के चलते नहीं आ पाई थी। कांग्रेस भले ही सफाई दे रही हो, लेकिन बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
छतरपुर की बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचकर हनुमान कथा कर रहे हैं। इसी सिलसिले में बाबा गुजरात के सूरत पहुंचे, जहां उन्होंने फिर से साफ कर दिया कि वो किसी पार्टी के नहीं हैं, लेकिन वो न केवल हिंदू राष्ट्र के पक्षधर हैं बल्कि वे घर वापसी का कार्यक्रम भी जारी रखेंगे। अपने दिव्य दरबार और चमत्कार से पूरे देश में चर्चा के केंद्र में आए छतरपुर के बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों गुजरात के दौरे पर हैं। सूरत पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया, जिसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बात भी की और कई सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। पंडित शास्त्री ने सबसे पहले आदिवासी इलाकों में धर्मांतरण को लेकर कहा कि वो आदिवासियों के बीच न केवल राम कथा करने जाएंगे बल्कि उनकी घर वापसी भी कराएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने एक बार फिर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही। आदिवासी इलाका है और धर्मांतरण यहाँ काफी बड़ी संख्या में होता है, उसके बारे में आपका क्या आयोजन है? अगर ऐसा कुछ है तो हम अनिल को भी आज्ञा दे के और मैया को कह के हम उन आदिवासियों के बीच में कथा करेंगे और घर वापसी करवाएंगे। क्या करना चाहिए और वहाँ पे? सनातन संस्कृति की जागरूकता की बहुत आवश्यकता है। हम लोग केवल टीवी और मोबाइल तक सीमित हैं। हमें अपनी सनातन संस्कृति का प्रचार अब दिलों तक करना पड़ेगा। बाबा, आपने हिंदू राष्ट्र की बात की, तो किस हिसाब का हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? पहली बात तो हिंदू राष्ट्र की बात कोई गलत नहीं है। भारत हिंदू राष्ट्र था, है और घोषित पुनः होकर रहेगा। और हमारा ध्येय कागजी तौर पर हिंदू राष्ट्र की उद्देश्य नहीं है। हमारा ध्येय प्रत्येक हिंदू के हृदय में हिंदू राष्ट्र जग जाए ताकि वो अपनी संस्कृति को सुरक्षित व संरक्षित रख सके। आने से पहले क्या कहोगे? हनुमान जी के लंका जाने से उनका भी विरोध हुआ था। इधर हिंदू राष्ट्र और सनातन की बात करने वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से जब पीएम मोदी के काम को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने उनकी खूब तारीफ की। प्रधानमंत्री को इस पूरे मामले को देखकर कैसे करते हैं? प्रधानमंत्री जी के काम को लेकर आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा। हमारे जो राम मंदिर है, हमारा जो भगवान काशी विश्वनाथ जी का है, आगे हमारे भगवान कृष्ण जन्मभूमि भी होगी। ये जो कार्य है ना, हमारी सनातनीय संस्कृति के पुरोद्धार है। निश्चित रूप से इन सब कार्यों से हम अति प्रसन्न हैं। और कोई भी हो, देखो हम पहली बात क्लियर कर दें, हम किसी भी पार्टी के नहीं हैं और सभी पार्टियों को हम ये कहेंगे कि हमको किसी भी पार्टी से ना जोड़ें, हमको एक ही पार्टी से जोड़ें, बजरंगबली की पार्टी से। वहीं उन्हें मिली सुरक्षा पर धीरेन्द्र शास्त्री का मानना है कि सनातन विरोधी लोग उनके खिलाफ षड्यंत्र करने में लगे हैं। अगर सरकार को लगा, आईबी की रिपोर्ट, इंटेलिजेंस ब्यूरो की, चूंकि सनातन विरोधी ताकतें तो लगी हैं, तरह तरह के कयास, तरह तरह के प्रयत्न, तरह तरह के षड्यंत्र प्रतिदिन कर रहे हैं। चूंकि हम जंगलों में आदिवासियों के बीच में जो कथा की उसको लेकर के, उससे लेकर कोई फर्क नहीं और साधु बात। इसके अलावा हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा के सवाल पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या कहा, ये भी सुनिए। गुजरात में आए हो, गुजरात किसी पार्टी का नहीं। हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा जी? हिंदू राष्ट्र कैसे? जिस दिन आप जैसे लोग चुप होकर के सनातन का जयकारा लगाने देने लगेंगे, उसी दिन बन जाएगा। पेपर में ऑन पेपर आप हिंदू राष्ट्र के लिए न्यूज चलाएंगे कि नहीं? हम तो आपका बात रखेंगे। हमारी बात नहीं, अपनी बात। आप हिंदू हो, जन्म से तो हिंदू ही। तो कर्म से हिंदू नहीं बनना है। आप क्या चाहते हैं? हम आपको कर्म से हिंदू बनाना चाहते हैं। इधर लगातार बाबा बागेश्वर के बीजेपी के नेताओं के साथ घूमने और उनके द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पहुंचने पर भी धीरेन्द्र शास्त्री से सवाल किया गया। शास्त्री जी, ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी वालों ने आपको हाईजैक कर लिया है? हमें लगता है कि आप जो है विदेश से फंडिंग लेकर के क्वेश्चन लेकर आई हैं। हमको ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है देख करके। अच्छी बात। बहुत धन्यवाद आपका। वहीं चमत्कार को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि ये सब तो बहाना है, हमें सबको बालाजी का बनाना है। चमत्कार, प्रदर्शन, ये सब हमें ऐसा मानना है हमारा कि हनुमान जी का एक ही बहाना है। सच में आप सबको हमें बालाजी का बनाना है। कुल मिलाकर कहा जाए तो बागेश्वर धाम की चर्चा इन दिनों पूरे देश में जमकर हो रही है। धीरेन्द्र शास्त्री जहां जाते हैं वहां लाखों की भीड़ जुट जाती है। ऐसे में कुछ लोग उन पर सवाल भी उठाते हैं, जिनका जवाब भी बड़ी ही बेबाकी से बाबा अक्सर देते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
HUT हिज्ब उत तहरीर के आतंकी साजिशों पर अब NIA शिकंजा कसेगा। गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों का इंटरनेशनल कनेक्शन सामने आने के बाद यह फैसला लिया गया है। साथ ही गृहमंत्री अमित शाह ने सख्त चेतावनी दी है कि MP की धरती पर आतंक बर्दाश्त नहीं होगा। हिज्ब उत तहरीर के गिरफ्तार आतंकियों का इंटरनेशनल कनेक्शन सामने आया है। इसके बाद सरकार से लेकर सुरक्षा एजेंसियां तक अलर्ट हो गई हैं। आतंकी साजिश पर शिकंजा कसने की जिम्मेदारी अब NIA को सौंपी गई है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि HUT का अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन सामने आने के बाद अब जांच का जिम्मा NIA को सौंपने का फैसला लिया है। NIA मामले की जांच में जुट भी गई है और इसके लिए कल NIA की टीम भोपाल भी आई थी। नरोत्तम मिश्रा ने आतंकियों को सख्त चेतावनी दी है। कहा कि MP शांति का टापू है और यहाँ आतंक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इनके राज्यों में भी अलग अलग कनेक्शन प्रकाश में आए थे और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन भी इनके प्रकाश में आए थे। इसलिए NIA को कल डायरी हैंडओवर कर दी गई है। अब इसकी जांच और आगे की कार्रवाई जो भी विधि सम्मत होगी वो NIA करेगी। अब ये NIA ने टेक ओवर इसको कर लिया है। मध्य प्रदेश के अंदर कोई भी अशांति फैलाने वाला संगठन कैसा भी हो बख्शा नहीं जाएगा। ये मध्य प्रदेश है, ये शांति का टापू है, शिवराज सिंह जी की सरकार है और कानून का राज्य है। कोई भी व्यक्ति अशांति फैलाने की कोशिश करेगा तो फन कुचल दिया जाएगा। ATS ने कट्टरपंथी संगठन हिज्ब उत तहरीर के 16 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया था। इनमें से 10 आतंकी भोपाल से और एक छिंदवाड़ा से गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तारी के बाद से सुरक्षा एजेंसियां इनसे पूछताछ कर रही हैं, जिनमें इनके खौफनाक मंसूबे लगातार सामने आ रहे हैं। MP के साथ देश को दहलाने की साजिशों के एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। HUT इस्लामिक देशों से ऑपरेट किया जा रहा था, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। इन आतंकियों को वॉइस नोट आते थे। ATS को गिरफ्तार आतंकियों के मोबाइल से 50 से ज्यादा ऑडियो मिले हैं, जिनमें मास किलिंग, ब्लास्ट, जिहाद, धर्मांतरण और इस्लामिक स्टेट बनाने जैसी बातचीत है। इन आतंकियों की साजिश MP को दहलाने की भी थी। इन्होंने एक जिम ट्रेनर को सुसाइड बॉम्बर के तौर पर तैयार किया था। इस साजिश में इन्हें दुबई के कारोबारी से मदद मिल रही थी। हवाला के जरिए फंडिंग हो रही थी। ये आतंकी संगठन लोगों को ब्रेन वॉश कर उनका धर्मांतरण भी करा रहे हैं और इनके तार भगौड़े जाकिर नाइक से भी जुड़े हुए हैं। गिरफ्तार किए गए इन संदिग्ध आतंकियों में से ऐसे लोग हैं जो धर्मांतरण कर हिज्ब उत तहरीर में शामिल हुए थे। अब NIA आतंक के इस खेल का खात्मा करने में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो मध्य प्रदेश में जांच एजेंसियां अपने स्तर पर लगातार कार्रवाई कर रही हैं, लेकिन चिंता का विषय यह है कि शांति का टापू कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में पहले सिमी, फिर JMB, फिर PFI और अब HUT, इन आतंकी संगठनों के कथित आतंकवादी लगातार एक्टिव हैं, स्लीपर सेल्स एक्टिव हैं। ये चिंता का विषय है और जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं जांच में वो और भी ज्यादा चौंकाने वाली हैं कि जिम ट्रेनर को एक सुसाइड बॉम्बर बना दिया था इन लोगों ने। हालांकि NIA जांच कर रही है, आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं और भी कई खुलासे हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कांकेर में एक अफसर के रुतबे ने सबको हैरान कर दिया। इस अधिकारी का मोबाइल ढूंढने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया गया और जलाशय को खाली कर दिया गया। रिपोर्ट देखिए आप। गोताखोरों ने की तलाश, बात नहीं बनी तो पूरा का पूरा जलाशय कर दिया खाली। 4 दिन तक चला रेस्क्यू अभियान और आखिरकार सफलता मिली। अधिकारी के गुम हुए मोबाइल का सफल रेस्क्यू कर लिया गया। जी हां, मोबाइल का। अब तक आपने इंसानों को बचाने के लिए रेस्क्यू अभियान सुने होंगे, लेकिन कांकेर में एक मोबाइल के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। ये मोबाइल किसी आम आदमी का नहीं, एक अधिकारी का था। कोयली बेड़ा ब्लॉक के फूड इंस्पेक्टर राजेश विश्वास पिकनिक के लिए परलकोट जलाशय पहुंचे थे। यहाँ उनका महंगा मोबाइल पानी में गिर गया।
जिसे ढूंढने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया गया। इसके लिए जलाशय खाली करा दिया गया। मोबाइल के लिए पानी बेकार में बहा दिया गया। ये मामला है रविवार को जब मोबाइल गिरा तो रविवार और सोमवार 2 दिन ऐसी लोकल लड़के लोग वहाँ पे तैर के अंदर जाके खोजने की कोशिश किए। चूँकि वो 10 फीट गहरा था इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, तो उनके द्वारा कहा गया है कि अगर 2-3 फीट पानी ये टंकी का खाली किया जा सकता है तो मोबाइल निकल जाएगा। तो उन्हीं के कहे अनुसार वहाँ से 2-3 फीट पानी खाली किया जा सकता है करके मैं एसडीओ साहब से भी इस बारे में चर्चा किया। एसडीओ साहब बोले कि ठीक है 4-5 फीट पानी आप खाली कर लो, क्योंकि वो नॉन यूजेबल पानी है, वो जलाशय वाला पानी नहीं था। ओवर होके जो आके टंक में पड़ा हुआ था पानी वो वाला पानी था। तो वहाँ से फिर लगभग 3-1 फीट में पानी मशीन के द्वारा निकाल लिया जो डीजल से संचालित था, और मेरा मोबाइल वहाँ से फिर मुझे मिल गया। मोबाइल में ऐसा कुछ नहीं था, 2 महीना पहले लिया था बोल के थोड़ा सा अखर रहा था कि चलो एक मोबाइल लिया हूँ नया और घूम गया है पानी के नीचे। हमको पता भी है कि कहाँ घूमा है, लोकेशन भी पता है, इसलिए उसको थोड़ा सा ढूंढने की मतलब वो किया जा रहा था। ऐसा कुछ नहीं है कि मोबाइल में कुछ बहुत खुफिया जानकारी, ऐसा सिंपल सा नौकरी करता हूँ, ऐसा कोई जानकारी उसमें ऐसा नहीं। विभागीय जानकारी जो रहता है, जो डे टू डे हमारा व्हाट्सएप में जो मैसेजेस वगैरह रहते हैं, वही सब था। अधिकारी के मोबाइल ढूंढने के लिए जलाशय का लाखों लीटर पानी बहा देना। अब सवाल खड़े कैसे ना हो। पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट किया, लिखा, अधिकारी प्रदेश को पुश्तैनी जागीर समझ बैठे हैं। अधिकारी ने मोबाइल के लिए 21 लाख लीटर पानी बहा दिया। इतने में 1,500 एकड़ खेत की सिंचाई हो सकती थी। न्यूज 18 ने भी मुद्दे को प्रमुखता से उठाया, जिसके बाद शासन प्रशासन हरकत में आया और कलेक्टर ने फूड इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया। बात सीएम भूपेश बघेल तक भी पहुंची। उन्होंने भी अधिकारी को सस्पेंड कर दिए जाने की बात कही। उसको सस्पेंड कर दिया गया, उसको सस्पेंड कर दिया गया। मोबाइल ढूंढने के लिए जलाशय खाली करवाना अधिकारी को महंगा पड़ गया। हालांकि अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है, लेकिन यू मोबाइल के लिए जलाशय खाली करवाना सवाल खड़े कर रहा है। ऐसा करने की अनुमति इन्हें कैसे दी गई? यूपीएससी की परीक्षा पास करने का फर्जी दावा और इसके लिए दस्तावेजों में हेरफेर अलीराजपुर की एक युवती को भारी पड़ गया है। ये फर्जीवाड़ा कैसे किया गया, यूपीएससी ने इसका खुलासा किया। रिपोर्ट देखें। हाल ही में यूपीएससी का रिजल्ट जारी हुआ। देश की इस सबसे सम्मानित परीक्षा में सफलता हासिल करने वाले परीक्षार्थियों ने जश्न मनाया, लेकिन एमपी में इस रिजल्ट ने ऐसा कंफ्यूजन खड़ा कर दिया कि सब हैरान रह गए। एक रोल नंबर पर 2 परीक्षार्थियों ने दावा कर दिया है। इनका नाम भी एक जैसा ही था। देवास की आयशा फातिमा और अलीराजपुर की आयशा मकरानी। यूपीएससी के रिजल्ट में आयशा फातिमा को 184वां रैंक हासिल हुआ था, लेकिन आयशा मकरानी ने दावा किया कि परीक्षा पास करने वाली परीक्षार्थी वो है। ये भी दावा किया गया कि यूपीएससी की गलती से दोनों को एक ही रोल नंबर दे दिया गया। इतना ही नहीं, आयशा मकरानी ने यूपीएससी की ओर से आए कथित ईमेल का हवाला भी दिया, जिसमें लिखा गया था कि कैंडिडेट्स के नाम एक होने की वजह से उसका नाम आयशा फातिमा कर दिया गया है। अब भला यूपीएससी ऐसी गलती कैसे कर सकता है? और हकीकत भी यही है। रिजल्ट में कोई गड़बड़ी नहीं थी। यूपीएससी ने खुद इसकी जानकारी दी है और ये भी बताया कि किसने फर्जीवाड़ा किया है। यूपीएससी की परीक्षा में 184वां रैंक हासिल करने वाली कैंडिडेट आयशा फातिमा है। आयशा मकरानी ने तो प्रारंभिक परीक्षा तक पास नहीं की थी। अब सवाल है कि इतना बड़ा कंफ्यूजन हुआ कैसे? यूपीएससी के मुताबिक आयशा मकरानी ने परीक्षा पास करने का फर्जी दावा किया है। इसके लिए उसने फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार किए, जिसमें उसने अपना रोल नंबर तक बदल दिया। आयशा मकरानी को यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के पेपर 1 में 23 से भी कम नंबर मिले, जबकि पेपर 2 में 21.09 नंबर हासिल किए। जबकि परीक्षा पास करने के लिए पेपर 2 में 66 मार्क्स लाना जरूरी है। यानी कि आयशा मकरानी प्रारंभिक परीक्षा में ही फेल हो गई,
जबकि आयशा फातिमा ने 184वां रैंक हासिल किया है। इस सफलता के बाद आयशा फातिमा ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन दी थी 2022 की और मेरी 184 रैंक आई है। मेरा नाम आयशा फातिमा है सर। अच्छा, जो आपने एग्ज़ाम दी थी इसमें किसका योगदान रहा आपको सफलता दिलाने के लिए और किसकी प्रेरणा से आपने आज एग्ज़ाम पास? सर मेरी पूरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, स्पेशली मेरे पेरेंट्स ने, मैं उनको योगदान देना चाहूँगी। और इसके अलावा सर इन्होंने मुझे पुश किया कि आप में एक एबिलिटी है इस चीज़ को पाने की, तो वो मुझे काफ़ी हेल्प करी सर ओवरऑल। कितने घंटे आपने पढ़ाई करी थी और दूसरे बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप इसको लेकर? सर ऑन एन एवरेज मैंने 10 से 12 घंटे पढ़ाई की ही थी। अगर कभी रेस्ट भी लेना रहता था तो मिनिमम 10 तो जाता ही था। और इसके अलावा फिर मेंस, क्योंकि ज़्यादा पेपर होते हैं, 9 पेपर्स होते हैं क्रॉस मेंस, तो उसमें बढ़ानी पड़ी थी और 14 to 16 आवर्स जाती थी उसमें। फिर बाकी मतलब ओवरऑल 10 to 12 और स्पेशल डेज में 14 to 16 जाती थी। अच्छा, आपने क्या शुरू से लक्ष्य बनाया था कि आपको यूपीएससी की एग्ज़ाम देना है बचपन से ही? सर एक ये था कि सोसाइटी के लिए काम करना है, वेलफेयर के लिए काम करना है। आयशा मकरानी की तरह ही हरियाणा के तुषार ने भी ऐसा ही फर्जी दावा किया था। ये कैंडिडेट प्रारंभिक परीक्षा भी पास नहीं कर पाया था। फर्जी तरीके से परीक्षा पास करने का ये दावा महंगा पड़ गया है। यूपीएससी अब इन कैंडिडेट्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।